साल 2017 फिलिस्तीन के बेथलहम शहर में एक संकरी सड़क पर नया होटल खुला था जिसका इंटीरियर किसी पुराने ब्रिटिश क्लब जैसा था। होटल में मखमली सोफे थे, दीवारें पुरानी पेंटिंग से सजी हुई थी और छत पर बड़े बड़े चमकदार झूमर टंगे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही कोई मेहमान अपने कमरे की खिड़की खोलता, उसे समुद्र या पहाड़ों की जगह एक विशाल कंक्रीट की दीवार दिखती। ये इजराइल की वो विवादित दीवार थी जो फिलिस्तीन को घेरे हुए थी। इस होटल को दुनिया का सबसे खराब नजारा देने वाला होटल कहा जाने लगा। और बात भी सही है, अब भला दीवार को कोई क्यों ही देखेगा। लेकिन खास बात यह थी कि होटल के अंदर हर चीज एक अलग कहानी बयां करती थी। लाउंज में म्यूजियम बना था जिसमें फिलिस्तीन के संघर्ष से जुड़ी काफी सारी चीजें थी। एक कमरे की दीवार पर एक पेंटिंग भी थी जिसमें एक इजरायली सैनिक और एक फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी तकियों से लड़ रहे थे और चारों तरफ पंख उड़ रहे थे। एक दूसरी दीवार पर सीसीटीवी कैमरों को ऐसे सजाया हुआ था जैसे कि वो किसी शिकारी के घर में लगे जानवरों के सिर हो। दिलचस्प बात ये थी, ये कोई म्यूजियम नहीं बल्कि पूरी तरह से काम करने वाला होटल था जिसमें चेक इन होता था, पियानो बजता था और मेहमानों को खाना भी परोसा जाता था। जानते हैं इस होटल को ऐसे डिजाइन करने वाला कौन था? इस आर्टिस्ट का नाम है बैंक्सी, एक ऐसा नाम जो पिछले 30 सालों से आर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिथक बना हुआ है। कहा जाता है कि वो रात के अंधेरे में आता है, अपनी छाप छोड़ता है और गायब हो जाता है। उसकी शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में उसकी एक पेंटिंग जो खुद ब खुद कटकर कतरनों में बदल चुकी थी 185 करोड़ रुपए में बिकी थी। बैंक्सी सिर्फ पेंटर नहीं था, वो सिस्टम का मजाक उड़ाने वाला एक साया था। पुलिस, जासूस और मीडिया दशकों से उसका पीछा कर रहे थे लेकिन उसका चेहरा एक राज बनकर रहा। लेकिन अब पहली बार इस साय का पीछा करते हुए एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेन के युद्ध में बैंक्सी ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे जासूसों को उसके इनर सर्कल तक पहुंचने का एक मौका मिल गया। तो क्या है उसकी असलियत? गलियों में ग्राफिटी बनाने वाला एक लड़का दुनिया का सबसे मशहूर पेंटर कैसे बन सकता है, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरगांव। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 से। इंग्लैंड का ब्रिस्टल शहर, जहां रात के 2 बजे एक 18 साल का लड़का हाथ में स्प्रे कैंस लिए एक मालगाड़ी के डिब्बे पर पेंटिंग बना रहा था। तभी दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। वो लड़का और उसके साथी बदहवास होकर भागने लगे और बाकी सब तो निकल गए थे, लेकिन ये 18 साल का लड़का वहां पे फंस गया। वो एक कचरे के ट्रक के नीचे जाकर छिप गया। उस ट्रक के इंजन से तेल टपक रहा था जो सीधे उसके कपड़ों पर गिर रहा था। करीब 1 घंटे तक वो उसी बदबू और तेल के बीच में लेटा रहा। उस रात कचरे के ट्रक के नीचे लेटे लेटे उसने एक बात फील करी। फ्री हैंड पेंटिंग करने में बहुत वक्त लगता है और जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतना ज्यादा पकड़े जाने का खतरा होगा। उसने ट्रक के नीचे एक पुराने स्टेंसिल को देखा जिसका इस्तेमाल नंबर लिखने के लिए किया जाता था, तो उसे अपना जवाब मिल गया। उसने तय किया कि अब अपनी पेंटिंग पहले से ही वो कागज या कार्डबोर्ड पर काटकर तैयार रखेगा। दीवार पर जाके उसे चिपकाना होगा और स्प्रे मारना होगा। कुछ ही सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। यही स्टेंसिल तकनीक बैंक्सी की पहचान बन गया। उसने ब्रिस्टल की गलियों को अपने कैनवस की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन बैंक्सी कोई मामूली ग्राफिटी आर्टिस्ट तो था नहीं जो सिर्फ अपना नाम लिखता। उसकी पेंटिंग में एक गहरा तंज हुआ करता था। वो चूहों को सूट बूट पहनाता था, बंदरों को पार्लियामेंट में बिठाता था और दंगाइयों के हाथ में पत्थर की जगह फूलों का गुलदस्ता पकड़ा देता था। धीरे धीरे ब्रिस्टल की दीवारों पर दिखने वाले यही चूहे और बंदर शहर की शान बनते चले गए। बैंक्सी का मिथक गढ़ने में कई घटनाओं का योगदान है। ऐसी ही एक घटना है साल 2018 की। लंदन में सोथबी का आलिशान ऑक्शन रूम था जहां बैंक्सी की मशहूर पेंटिंग गर्ल विद बैलून की नीलामी हो रही थी। जैसे ही ऑक्शनियर ने हथौड़ा मारकर पेंटिंग को 10 लाख पाउंड यानी कि करीब 10 करोड़ रुपए में फाइनल किया तो पूरा कमरा सन रह गया। फ्रेम के भीतर से एक बीप सुनाई दी और पेंटिंग धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। फ्रेम के निचले हिस्से में एक गुप्त श्रेडर लगा हुआ था जिसने कुछ ही सेकंड में उस बेशकीमती पेंटिंग को कागज के कतरनों में बदल दिया था। सब हैरान थे, आखिर कोई अपनी मेहनत को करोड़ों की कीमत मिलने के बाद कैसे खराब कर सकता है। बैंक्सी ने बाद में इसका एक वीडियो जारी किया और बताया कि उन्होंने सालों पहले उस फ्रेम में कटर छुपाए थे। ये बैंक्सी का अंदाज था कि वो सिस्टम का मजाक उड़ाता और सिस्टम उसे और ज्यादा सिर पर बिठाता। दिलचस्प बात ये रही कि नष्ट होने के बाद उस पेंटिंग की कीमत और बढ़ गई। वही कतरने बाद में लव इज इन द बिन के नाम से 185 करोड़ रुपए में बिके और इसके बाद 2019 में बैंक्सी ने एक और कारनामा कर दिया। अक्टूबर 2019 में लंदन के एक ऑक्शन हाउस में उसकी एक और पेंटिंग लगी, डिवॉल्व्ड पार्लियामेंट।
इस पेंटिंग में ब्रिटेन की संसद में इंसानों की जगह चिंपैंजीज दिखाए गए थे। ऑक्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते बोली लगी 99 लाख पाउंड, यानी कि करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बैंक्सी की पेंटिंग आज भी करोड़ों में बिकती है। बैंक्सी के बारे में ये विश्व विख्यात था कि वो रात के अंधेरे में आता है, अवैध तरीके से सड़क पर पेंटिंग बनाता है और सुबह होते ही उसकी सुरक्षा के लिए, यानी कि उस पेंटिंग की रक्षा के लिए वहां पे बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए जाते हैं। लंदन में एक ऐसे ही किस्सा बहुत मशहूर है कि एक शख्स ने अपनी दीवार पर जब उसकी पेंटिंग देखी तो उसने पहले ये सोचा कि शायद गंदगी है, लेकिन जब उसे पता चला कि दीवार की कीमत अब 5 लाख पाउंड है तो उसने पूरी दीवार को काट कर निकाल लिया और उसे म्यूजियम को बेच दिया। बैंक्सी ने कला को संभ्रांत लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर अब फुटपाथ पे खड़ा कर दिया था, लेकिन विडंबना ये थी कि अमीर लोग अब उन फुटपाथों को ही खरीदने लगे थे। बैंक्सी के इसी नए और क्रिएटिव आइडिया ने, इस बढ़ते कद ने जासूसों और पत्रकारों को बेचैन कर दिया। कई बार खुलासे हुए, दशकों से अलग अलग लोगों के साथ बैंक्सी का टैग भी जुड़ा। ब्रिस्टल का ही एक मशहूर रॉक बैंड है मैसिव अटैक और इसके लीड मेंबर है रॉबर्ट डेल नाजा, जिन्हें लोग 3D के नाम से भी जानते हैं। रॉबर्ट खुद भी एक ग्राफिटी आर्टिस्ट रह चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में जहां जहां मैसिव अटैक के कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके अगले कुछ दिनों में उसी शहर की किसी दीवार पर बैंक्सी की एक नई पेंटिंग नजर आ जाती है। साल 2016 में एक पत्रकार ने गलती से रॉबर्ट को बैंक्सी कहकर पुकार दिया था, लेकिन वो गुस्सा करने की जगह मुस्कुरा दिए थे। इन दोनों के अलावा एक और नाम चर्चा में रहता है, जेमी हेवलेट। जेमी मशहूर वर्चुअल बैंड गोरिल्लास के को-फाउंडर हैं। बैंक्सी की कई शुरुआती आर्ट्स और गोरिल्लास के विजुअल्स में एक अजीब सी समानता दिखती है, लेकिन बैंक्सी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो किसी एक चेहरे में फिट होते ही नहीं है। इसी मल्टीपल आइडेंटिटी के भ्रम ने उन्हें पिछले 30 सालों से कानून और कैमरों से बचा के रखा है, लेकिन फिर उससे एक गलती हो गई। यूक्रेन के युद्ध के क्षेत्र में उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिससे उसका पर्दाफाश हो गया। तो क्या थी वो कहानी, ये भी जान लेते हैं। नवंबर 2022 में यूक्रेन का कीव रीजन था। रूसी सेना पीछे हटने के बाद होरेंका गांव में सिर्फ मलबे का ढेर बचा था। कड़ाके की ठंड थी और चारों तरफ सन्नाटा हुआ था। तभी एक जर्जर इमारत की दूसरी मंजिल पर जो हवा में लटकी हुई थी, एक नई तस्वीर दिखाई देती है। ये एक आदमी था जो बाथ टब में बैठकर खुद को साफ कर रहा था। नीले और पीले रंग की इस टूटी दीवार पर बैंक्सी की यह कलाकृति युद्ध की तबाही के बीच एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर रही थी। आमतौर पर बैंक्सी अपनी पहचान छुपाने के लिए रात का इंतजार करता था। वो चंद मिनटों में स्प्रे मारकर निकल जाता था, लेकिन यूक्रेन में बैंक्सी ने अपनी इस रणनीति को बदल दिया था। रॉयटर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम जब होरेंका पहुंची तो उन्हें वहां के स्थानीय लोगों से कुछ ऐसी जानकारी मिली जो बैंक्सी के पुराने पैटर्न से बिल्कुल अलग थी। चश्मदीदों ने बताया कि वहां एक सफेद रंग की वैन आई थी। उसी वैन से कुछ लोग उतरे जिन्होंने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे, और दिलचस्प बात यह थी कि ये लोग अकेले नहीं थे, उनके साथ प्रोफेशनल गार्ड्स का एक पूरा घेरा चल रहा था। बैंक्सी ने इस तरह यूक्रेन के 7 अलग अलग लोकेशंस पर अपनी कलाकृतियां बनाई, जिनमें एक जिम्नास्ट और 2 बच्चों को सी सॉ पर खेलते हुए दिखाया था। जांच में एक और खास चीज सामने आई, बैंक्सी का बदलता हुआ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त इलाके में पहुंचने के लिए उसे न केवल मिलिट्री चेक पॉइंट्स को पार करना था, बल्कि अपनी भारी भरकम टीम को वहां पर रहने और खाने का इंतजाम भी करना था। एक स्थानीय गार्ड ने रॉयटर्स को नाम ना छापने की शर्त पे बताया कि उस वैन में मौजूद लोगों में से एक शख्स ऐसा था जो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वो दिखने में आम था, लेकिन उसकी आवाज, उसके काम करने के तरीके से लगता था कि वो कोई अनुभवी डायरेक्टर होगा। क्या वो खुद बैंक्सी था या फिर कोई उसका प्रतिनिधि? खैर, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन रॉयटर्स ने उन होटल्स और गेस्ट हाउस की भी तलाशी ली जहां ये टीम रुकी थी। उन्हें कुछ ऐसे नाम मिले जो आर्ट वर्ल्ड में पहले कभी नहीं सुने थे, और एक नई पहचान की यहाँ से शुरुआत होती है। बैंक्सी ने सालों तक ये दावा किया था कि वो सिर्फ एक आम आर्टिस्ट है, लेकिन यूक्रेन की इस घटना से साबित हो गया कि वो अब एक बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। उसकी गुमनामी अब सिर्फ एक आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, बल्कि एक बड़ी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बन चुकी थी। लेकिन इसी ब्रांडिंग ने उसके पीछे कुछ ऐसे डिजिटल और फिजिकल फुटप्रिंट्स छोड़ दिए जिन्हें मिटाना उसके लिए शायद मुमकिन नहीं था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कुछ तस्वीरें यूक्रेन के उन चश्मदीदों को दिखाई जिन्होंने होरेंका में उस सफेद वैन और पेंटिंग बना रहे लोगों को देखा था। चश्मदीदों की उंगली एक चेहरे पर जाकर ठहर गई, और यह चेहरा उस शख्स का था जिसे सालों से बैंक्सी का प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था।
रॉबिन गनिंघम। ब्रिस्टल के रहने वाले रॉबिन का नाम पहली बार 2008 में सामने आया था। तब एक धुंधली सी तस्वीर थी जो वायरल हो गई थी। इसमें एक शख्स ज़मैका के स्प्रे कैन के साथ खड़ा था, लेकिन सालों तक ये सिर्फ एक थ्योरी रही। यानी कि इसमें कितना सच है कि वो वही आर्टिस्ट है जिसकी खोज मीडिया भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। तो यूक्रेन की घटना ने इस थ्योरी को एक नया मोड़ दे दिया। रॉयटर्स की टीम ने पाया कि यूक्रेन में जो सिक्योरिटी टीम बैंक्सी की सुरक्षा कर रही थी, उनका सीधा संबंध उन लोगों से था जो गनिंघम के करीबी सर्कल में देखे गए थे। लेकिन यहाँ एक पेच था। जांच में पता चला कि बैंक्सी ने अपनी सुरक्षा और लीगल कामों के लिए एक नई पहचान अपना ली है। ये पहचान किसी इंसान की नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की है। बैंक्सी ने पेस्ट कंट्रोल नाम की एक संस्था बनाई थी। ये इकलौती ऐसी एजेंसी थी जो ये बता सकती थी कि कोई पेंटिंग असली बैंक्सी की है या नहीं। अगर आपके पास बैंक्सी की पेंटिंग है और आपके पास पेस्ट कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आर्ट मार्केट में बिल्कुल शून्य कीमत बिकेगी। यही बैंक्सी की सबसे बड़ी चालाकी थी। एक तरफ वो सड़कों पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का दावा करता था और दूसरी तरफ उसने एक ऐसा लीगल सिस्टम खड़ा कर दिया था जो किसी बड़ी टेक कंपनी की तरह काम करता रहे। रॉयटर्स ने उन कागजों का पीछा भी किया जो इस नई पहचान के पीछे छिपे थे। उन्हें पता चला कि पेस्ट कंट्रोल के जरिए बैंक्सी अपनी गुमनामी को एक कॉपीराइट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो अदालत में अपनी पहचान बताए बिना केस लड़ सकता था क्योंकि वो अब एक लीगल एंटिटी है। यूक्रेन में जो सुराग मिले वो किसी एक पेंटर के नहीं थे बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्रू के थे। तो चश्मदीदों ने बताया था वहां सिर्फ एक कलाकार नहीं था बल्कि एक टीम थी जो कि मिलिट्री प्रोटोकॉल की तरह काम कर रही थी। एक शख्स इंस्ट्रक्शन दे रहा था, दूसरा स्टेंसिल पकड़े हुए था, तीसरा फोटो खींच रहा था। और इसी बीच रॉयटर्स की इस इन्वेस्टिगेशन ने साफ कर दिया कि बैंक्सी अब वो ब्रिस्टल का लड़का नहीं है जो कचरे के ट्रक के नीचे छिपता था। वो अब एक अदृश्य डायरेक्टर है जिसके पीछे वकीलों, गार्ड्स और पीआर प्रोफेशनल्स की एक बड़ी टीम खड़ी है। इस कहानी में एक और नया चैप्टर जुड़ता है। सितंबर 2020 में यूरोपियन यूनियन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से एक चौंकाने वाला फैसला आता है। ये विवाद बैंक्सी की मशहूर पेंटिंग फ्लावर थ्रोअर को लेकर था। एक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी ने बैंक्सी के खिलाफ केस किया और उनका कहना था कि क्योंकि बैंक्सी अपनी पहचान छुपाता है इसलिए वो अपनी आर्ट पर कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने बैंक्सी के खिलाफ फैसला सुनाया और उसकी गुमनामी को बैड फेथ करार दिया। बैंक्सी ने इस कानूनी हार का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। उसने लंदन में रातों रात एक दुकान खोली जिसका नाम रखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस दुकान के डिस्प्ले में उसकी मशहूर कलाकृतियां रखी गई थी, लेकिन दुकान का दरवाजा कभी खुला ही नहीं। बाहर एक नोटिस लगा था कि ये स्टोर सिर्फ ट्रेडमार्क की कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। रॉयटर्स की इन्वेस्टिगेशन और पेस्ट कंट्रोल जैसी संस्थाओं का अस्तित्व यही इशारा करता है कि बैंक्सी अब एक कॉर्पोरेट मशीन बन चुका है और वो जानता है कि जिस दिन उसकी असली पहचान, चाहे वो रॉबिन गनिंघम हो या कोई और हो, वो पूरी तरीके से अगर सार्वजनिक हो गई तो उसकी कला का जादू खत्म हो जाएगा। यानी कि जिस वजह से उसे पहचाना जाता था, जिस वजह से उसे एडमायर किया जाता था, उसका जादू फीका पड़ने लगेगा। उसकी पेंटिंग्स की करोड़ों की कीमत उस मिस्ट्री की वजह से ही है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। गुमनामी उसके लिए सिर्फ एक ढाल नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से लेकर लंदन के हाई प्रोफाइल कोर्ट्स तक बैंक्सी का सफर एक गहरा सवाल छोड़ता है कि क्या एक आर्टिस्ट जो सिस्टम के खिलाफ होने का दावा करता है वो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर करोड़ों कमा सकता है। बैंक्सी ने इनविजिबिलिटी को एक सुपर पावर में बदल दिया। वो गायब रहकर भी हर जगह मौजूद है, न्यूज हेडलाइंस में, ऑक्शन हाउसेस में और दुनिया भर की दीवारों में। रॉयटर्स की खोज ने भले ही उस साए के पीछे के चेहरे को या उसके सुरक्षा घेरे को पहचान लिया हो, लेकिन बैंक्सी का असली चेहरा शायद कभी सामने ना पाए। बैंक्सी अब एक इंसान नहीं बल्कि एक आइडिया बन चुका है जो हमें याद दिलाता है कि इस डिजिटल दौर में जहां हर कोई अपनी निजी जानकारी दुनिया को देने के लिए बेताब हो रहा है, गायब हो जाना बैंक्सी की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।